Hello everyone. Let us see the uses of do in modal auxiliaries. Do has got two uses. Let us see them. First use, पहला यूज जो हम देखते हैं वो होता है टू अवॉइड रिपीटिशन. टू अवॉइड रिपीटिशन, कि कोई चीज हमें बार बार ना कहनी पड़े. एक बार कह दिया तो उसके बाद उतने से हमारा काम चल जाए. कैसे? सेंटेंसेस में देखते हैं. दो तरीके से हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं. फर्स्ट मैं कवर करूंगा क्वेश्चन आंसर की तरह, कैसे हम कवर करते हैं. सेकंड मैं कवर करूंगा स्टेटमेंट्स के जरिए. ठीक है, तो पहला तरीका हम देखते हैं जहां पर हम क्वेश्चन आंसर की तरह करेंगे. मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन है बहुत सिंपल, डू यू नो हिम. क्या आप उसे जानते हैं? किसी के बारे में पूछा जाए कि क्या भी आप उनको जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पूरा आंसर अगर मैं लिखता हूँ फुल आंसर मेरा क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो आप कहेंगे यस आई नो हिम. हाँ, मैं उसे जानता हूँ. अगर आप नहीं जानते तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नो आई डोंट नो हिम. अब है वो बात कि हम रिपीटिशन कैसे अवॉइड करते हैं. देखिए, क्वेश्चन के हिस्से में ये मेरा जो पार्ट है, यही पार्ट यहाँ पर रिपीट हो जाता है. अब अगर मैं आंसर ये कहूँ यस आई डू, तो इसका मतलब भी यही होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, यस आई डू. हाँ, मैं उसे जानता हूँ. और नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता. ये पार्ट हम अवॉइड कर देते हैं. सो दिस इज हाउ वी अवॉइड रिपीटिशन. और सेंटेंसेस देखिए आप. एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं आपका क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लेते हैं. देखिए तो बहुत छोटा था. आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, ईसाई लोग, स्पेस ज़्यादा चाहिएगा. ईसाई लोग जब चर्च में शादी करते हैं तो जो ब्राइड होती है और जो दूल्हा होता है, दूल्हा और दुल्हन वो खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रीस्ट होता है उनका, वो दूल्हे से पूछता है और दुल्हन से ही पूछता है, दोनों से पूछता है. क्या पूछता है वो देखिए आप. वो क्वेश्चन करता है, हमसे पूछता है डू यू एक्सेप्ट डेविड. मान लीजिए डेविड उस लड़के का नाम है जिससे शादी हो रही है लड़की की. तो वो अब लड़की से पूछ रहा है कि डू यू एक्सेप्ट डेविड, क्या तुम डेविड को स्वीकार करती हो एज यूअर लीगली वेडिड हस्बैंड. क्या तुम डेविड को कानूनी रूप से शादी किए हुए एक पति के रूप में स्वीकार करती हो, यानी आपकी शादी कानून के अनुसार हो रही है. ठीक है, तो वो लड़की क्या आंसर देती है? अगर वो कहती है यस कहेगी, वो आई हुई है, यस आई, पूरा उसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा आंसर अगर वो देती है तो उसको ये कहना पड़ेगा यस आई एक्सेप्ट डेविड एज, यहाँ पर वो कहेगी माई, यस आई एक्सेप्ट डेविड एज माई लीगली वेडिड हस्बैंड. इतना लंबा सेंटेंस हो जाएगा. अब इसमें इस सारे के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए वो ये भी कह सकती है यहाँ पर यस आई डू. ये पूरा कहने की जरूरत नहीं है. सो आई होप इट इज क्लियर टू दिस पार्ट. अब सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें कि है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट की बजाय मैं आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंस दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है और उसको हम कैसे लिखते हैं. देखिए, दिस इज वन पार्ट टू अवॉइड रिपीटिशन एंड दिस इज माय सेकंड पार्ट. इसमें क्या होता है कि हमारा एक जो हिस्सा होता है सेंटेंस का, एक हिस्सा हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव. उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है और बाद में वहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता है.
देखते हैं, इसको लिखते हैं सेंटेंस। मान लीजिए आपको पार्टीज में जाना पसंद है और आपकी वाइफ को नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे? नॉर्मल सेंटेंस, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को लेते हैं, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहला पॉजिटिव और नेगेटिव का। देखिए आप कहेंगे आई लाइक टू गो टू पार्टीज, मुझे पार्टीज में जाना पसंद है, बट माई वाइफ डजंट लाइक टू गो टू पार्टीज। कितना लंबा सेंटेंस हो जाता है आप देखेंगे तो। ये हिस्सा मेरा पॉजिटिव रहता है, देखिए, ठीक है, बट कनेक्ट करता है। और ये वाला हिस्से में देखेंगे, अब जब मेरे पास यहाँ नेगेटिव आ जाता है डजंट, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है यहाँ तक का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कनेक्ट किए हैं। अब इसमें रिपीटिशन कैसे अवॉइड करेंगे? देखिए लाइक टू गो टू पार्टीज, डजंट लाइक टू गो टू पार्टीज, ये हिस्सा लाइक टू गो टू पार्टीज है, यही हिस्सा मेरा यहाँ पर भी आया है लाइक टू गो टू पार्टीज। इतना का हिस्सा यूं का यूं मेरा यहाँ पर रिपीट हुआ है। ये पार्ट मेरा यहाँ पर सेम पार्ट यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो मैं इसको कैसे कहूँगा? पहला हिस्सा तो मैं बोलूँगा आई लाइक टू गो टू पार्टीज बट माई वाइफ डजंट, बस यहाँ तक। आगे मैं इसको नहीं बोलूँगा। इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो भी मेरा काम हो जाता है। और मेरा काम कौन करता है यहाँ पर? जब मैं लिखता हूँ डजंट, यानी डू की नेगेटिव फॉर्म, ओके, वो जो कि हम डजंट लिखते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं पहला हिस्सा नेगेटिव और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव। अब लिखते हैं आई डोंट लाइक टू ड्राइव कार्स, मुझे कार चलाना पसंद नहीं है, बट माई वाइफ लाइक्स टू ड्राइव कार्स, उसको पसंद है। अब देखिए ये वाला हिस्सा लाइक टू ड्राइव कार्स, लाइक टू ड्राइव कार्स, ये देखिए सेम आ जाते हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा? देखिए ये तो मैं यूं का ही लिखूँगा आई डोंट लाइक टू ड्राइव कार्स बट माई वाइफ, और वो करती है तो मैं क्या लिखूँगा? बट माई वाइफ तक यूं का लिखूँगा। उसके बाद इस पूरे पार्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? बट माई वाइफ डज, वो करती है। इस सारे की जगह मैं लिख दूंगा डज, तो ये बाकी का पार्ट अवॉइड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सेकंड यूज़ आएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। उसके बाद हम सेकंड यूज़ को देखते हैं। देखिए अब सेकंड पार्ट को देखिए। जो इसका सेकंड यूज है वो होता है टू एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना किसी चीज को, ठीक है। जब हम एम्फेसाइज करते हैं तो हम डू के साथ नेक्स्ट वर्ब को यूज कर देते हैं, जो भी मेरी आगे आएगी। तो देखिए नॉर्मल सेंटेंस देखिए, मान लीजिए किसी को कहना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा आई गो टू स्कूल।
ठीक है। और टीचर है क्लास में, वो बच्चों को कह रही कि भाई बच्चों चुप रहो, तो वो क्या कहेगी, बी क्वाइट, मतलब चुप रहे। और मान लीजिए किसी ने मेरी हेल्प की, तो मैं क्या कहूँगा, ही हेल्प्ड मी। सो दीज आर नॉर्मल सेंटेंसेस। अब इनको मैं एम्फेसाइज कैसे करूँगा, जोर देकर कैसे कहूँगा, जो कि मेरा डू का यूज़ है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, इसका मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा आई डू गो टू स्कूल, अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है मैं स्कूल जाता तो हूँ। और अगर मैं नॉर्मल कहूँ आई गो, यानी मैं जाता हूँ, और आई डू गो, इसका मतलब हो गया मैं जाता तो हूँ, ठीक है। तो देखिए डू के साथ मैंने वर्ब को यूज़ किया है, दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। डू बताता है कि ये काम एम्फेसाइज देकर हो रहा है, यानी आप जोर देकर इस बात को कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, बी क्वाइट, चुप रहिए। टीचर बोलती है बच्चों को जब वो शोर कर रहे होते हैं, अगर वो ये कहे चुप रहो, जोर देकर कहे, तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी डू बी क्वाइट। अब देखिए यहाँ पर डू के साथ मैंने वर्ब का यूज फिर से कर दिया है, ठीक है। वो अब कैसे कहेगी, डू बी क्वाइट, चुप रहिए, जोर देकर। ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। अब देखिए यहाँ पर जो मेरी वर्ब है वो सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पर मेरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी मेरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आई है तो मैं वहाँ पर भी डू की सेकंड फॉर्म ही लगाऊंगा। जब मैं एम्फेसाइज करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, देखिए ही मेरा यूं का यूं, और मेरी वर्ब क्या थी, हेल्प थी। अब ये हो जाएगी हेल्प, और यहाँ पर आ जाएगी सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म, ही डिड हेल्प मी, उसने मेरी मदद तो की, ठीक है। अब इसके अलावा और सेंटेंसेस भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लिखते हैं, ये छोटे सेंटेंस है। मान लीजिए आप किसी को जाने के लिए मना कर रहे हैं कि भाई आप मत जाओ, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप बताएंगे कि आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उससे पूछा कि आप ना जाएं, यानी मैंने उसको कहा कि आप ना जाएं, बट ही वेंट, लेकिन वो चला गया। अब यहाँ पर जोर देकर कहना कैसे आ जाता है, देखिए, आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो बट ही डिड गो। इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, मैंने उससे कहा या पूछा कि भी आप ना जाए, लेकिन वह फिर भी चला गया, लेकिन वो फिर भी चला गया। तो वेंट जो मेरा ना, ही वेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है ही डिड गो, क्योंकि जो वेंट है वो गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो जब मुझे यहाँ सेकंड फॉर्म मिलती है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिली तो मैंने क्या किया, डिड को यूज़ किया, और जो मेरी वर्ब आई हुई थी वो फर्स्ट कर दी। यहाँ भी मैंने क्या किया, डिड को यूज़ किया, और जो मेरी वर्ब आई हुई थी उसको फर्स्ट कर दिया। तो जब पास्ट में चलते हैं हम, तो हम डिड का यूज़ करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। सो आई होप द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो क्लियर टू यू एंड द मीनिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।